नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम राजस्थान राजनीतिक व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान में जिस भी एग्जाम के सिलेबस में स्टेट पॉलिटी है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। ग्रेड थर्ड व ग्रेड सेकंड के लिए तो स्पेशल रहने वाले हैं। हम एक-एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो भी आपके दोस्त ग्रेड थर्ड की या फिर ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि हम कम समय में अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे और एक-एक बिंदु को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट हम यहीं पर क्लियर कर लेंगे। और आपको नोट्स भी बनाने हैं, तो नोट्स आप हमारे टेलीग्राम पे जाके इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट्स बना लेना और यहाँ पे आप समझ सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम राजस्थान पॉलिटी शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान पॉलिटी जिस भी एग्ज़ाम में आती है, उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगी और हम ज़ीरो से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करेंगे और संपूर्ण जानकारी हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम राजस्थान पॉलिटी की बात करते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा राज्यपाल रहेगा उसमें, लेकिन उससे पहले जो भी सामान्य जानकारी है, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान पॉलिटी शुरुआत करने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि किसके अंतर्गत जो हमारे राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था आती है। तो सबसे पहले राज्य सरकार की बात करें, तो राज्य सरकार कौन से संविधान के कौन से भाग में आती है, कौन से अनुच्छेद में आती है? तो भाग 6 में राज्य सरकार आती है और अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक राज्य सरकार के अनुच्छेद है संविधान के अंतर्गत। तो आगे हम बात करते हैं कि सरकार क्या होती है? तो सरकार होती है वह संस्था होती है जो संविधान के अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करे। अब दोस्तों, सरकार कई बार हमने सुना है ना, मोदी सरकार, जो भी सरकार है, तो वो सरकार होती है। सरकार क्या होती है कि जो संविधान के अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करती है। 2 तरह की सरकार होती है, एक तो मनमर्जी की सरकार होती है और एक संविधान के अनुसार देश की शासन व्यवस्था को चलाती है। तो अपार हम हमारे अपने यहाँ पे मनमर्जी की सरकार तो है नहीं, संविधान के अनुसार ही देश की शासन व्यवस्था को संचालित करती है सरकार। तो यहाँ पे सरकार की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह संस्था जो संविधान के अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करे। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो 3 अंग कौन-कौन से होते हैं सरकार के? पहला होता है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि ये बातें हम यहीं पर याद रखने की कोशिश करें और इसके बाद हम नोट्स बना लें और फिर बाद में रिवीजन करने के बाद हमें आसानी से याद हो जाए। यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले विधायिका आती है। तो विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। इसके बाद कार्यपालिका आती है। कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना। इसके बाद न्यायपालिका आती है। न्यायपालिका का कार्य होता है कानून की व्याख्या करना। अब दोस्तों, हम बात करते हैं विधायिका की। अब विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। तो अब जैसे राज्य की बात करें, राज्य में कानून का निर्माण कहाँ पे होता है? विधानमंडल में। तो विधायिका का उदाहरण क्या हो गया? विधानमंडल। अब दोस्तों, यदि हम केंद्र सरकार की बात करें या संघ सरकार की बात करें, तो केंद्र में कानून का निर्माण कहाँ होता है? संसद में। तो उसका केंद्र के अकॉर्डिंग उदाहरण हो जाएगा संसद। अभी हम स्टेट पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो केंद्र की बातें ज्यादा नहीं करने वाले हैं। तो विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना और इसका उदाहरण है विधानमंडल। कानून का निर्माण स्टेट में कहाँ होगा? विधानमंडल में। इसके बाद कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना। तो कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो कार्यपालिका के अंतर्गत भाई कानून को लागू कौन करेगा स्टेट में? तो स्टेट में लागू करेगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता। राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद व महाअधिवक्ता। अब जैसे दोस्तों, हम बात करते हैं केंद्र की। केंद्र में कार्यपालिका होती है। केंद्र में कानून को लागू कौन करता है? तो केंद्र में इनकी जगह क्या हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाता है राज्यपाल की जगह, मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता की जगह महान्यायवादी होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत मिस्टेक होती है, बहुत गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार्यपालिका में कौन-कौन शामिल है, तो वो क्या करता है? उदाहरण दे देता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। जबकि महान्यायवादी तो केंद्र सरकार का उदाहरण है। केंद्र सरकार का महान्यायवादी है और स्टेट सरकार, राज्य सरकार का उदाहरण क्या है? महाअधिवक्ता। तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन ध्यान रखना है। स्टेट स्टेट पॉलिटी में क्या होता है? जो स्टेट की जो कार्यपालिका होती है राज्य सरकार की, उसमें महाअधिवक्ता होता है और संघ सरकार में महान्यायवादी होता है। तो ये कन्फ्यूजन हमेशा ध्यान क्लियर करना है और इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका का कार्य होता है कानून की व्याख्या करना।
तो न्यायपालिका के उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय होता है। अब हम बात करते हैं विधायिका। विधायिका कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? भाग तो संविधान के भाग 6 के तो अंतर्गत आते हैं और अभी हमने देखा था कि यहाँ पे अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक क्या आती है? राज्य सरकार आती है। अब हम देखते हैं कि एक-एक को 3 राज्य सरकार को 3 भागों में बाँट लिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले विधायिका की बात करते हैं। विधायिका कौन से अनुच्छेद में आती है? 168 से लेके 212 और कार्यपालिका 152 से लेके 167, न्यायपालिका 214 से लेके 231 तक। तो सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पे अनुच्छेद 152 से स्टार्ट है, यानी कि कार्यपालिका से स्टार्ट है 152, 152 से लेके 167 तक। 152 से 167 तक कार्यपालिका के और इसके बाद 168 से लेके 212 तक किसके हैं? विधायिका के, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? न्यायपालिका की। न्यायपालिका के जो अनुच्छेद है वो 214 से लेके 231। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि अनुच्छेद 213 यहाँ पे गायब है। तो अनुच्छेद 213 की भी हम आगे बात करने वाले हैं। और हमने यहाँ पे देखा था कि अनुच्छेद 237 तक है। अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक राज्य सरकार है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो 231 तक ही कंप्लीट हो गए। बाकी जो अनुच्छेद रह गए वो कहाँ पे? तो उनके बारे में भी हम आगे वीडियो में समझेंगे। धीरे-धीरे हम एक-एक चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएँगे। कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो और हम धीरे-धीरे सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 213 रह गया यहाँ पे। तो अनुच्छेद 213 में क्या होता है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 213 में क्या होता है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अब आपके मन में फिर से डाउट हो गया होगा कि राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश का मतलब क्या होता है? तो ये सारी डिटेल्स अभी हम जैसे ही हमारा राज्यपाल टॉपिक स्टार्ट होगा तो वहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत क्या आता है? राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और फिर अनुच्छेद 233 से 237 तक भी रह गए थे। तो इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 233 से 237 के बीच 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है। अब अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय के उदाहरण की बात करें तो तहसील कोर्ट होता है और जिला न्यायालय होता है, ये अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालय आएगा और 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और 152 से 167 इसके अंतर्गत कार्यपालिका में आएगा, विधायिका में 168 से 212 और न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका 214 से 231 तक आता है। अनुच्छेदों की बात कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 232 एक अनुच्छेद अभी हमारा रह गया था, अनुच्छेद 232 रह गया था। अनुच्छेद 232 हटा दिया गया है और क्या था, क्या नहीं था इसको आपको ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद ऐसे ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 232 हटा दिया गया है। अब है राज्य सरकार की कार्यपालिका। अब हम राज्य सरकार की कार्यपालिका से शुरुआत करेंगे क्योंकि सबसे पहले 152 अनुच्छेद 152 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम शुरुआत से ही स्टार्ट करते हैं। तो कार्यपालिका कौन से अनुच्छेद में आती है? अभी हमने पीछे देखा था कि 152 से लेके 167 तक कार्यपालिका के अनुच्छेद आते हैं और कार्यपालिका के उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या-क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं राज्यपाल, सीएम व मंत्रिपरिषद व महाधिवक्ता। ये ध्यान रखना है, इसमें क्या आता है? महाधिवक्ता आता है। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, महाधिवक्ता। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 152। तो अनुच्छेद 152 में 152 से शुरुआत होती है किसकी? कार्यपालिका की। अनुच्छेद 152 से कार्यपालिका। अनुच्छेद 152 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। कौन से शब्द को परिभाषित किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब राज्य क्या है? राज्य की परिभाषा हम यहाँ पे देखते हैं। वह संस्था जो कानून का निर्माण करती है, इसके साथ ही उसे लागू करती है। वह संस्था जो कानून का निर्माण करती हो और उसे लागू करती हो। अब हम देखेंगे कि कानून का निर्माण कौन-कौन सी संस्था करती है, कौन सी संस्था उसे लागू करती है, राज्य के अंतर्गत क्या-क्या आएँगे, क्या-क्या माना जा सकता है राज्य के अंतर्गत। तो राज्य सबसे पहले तो राज्य की डेफिनिशन हमने देखा कि अनुच्छेद 152 में किसको परिभाषित किया गया है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य क्या है? अनुच्छेद 152 के अंतर्गत वह संस्था जो कानून का निर्माण करती हो, वह साथ ही इसे लागू करती हो। इसके बाद अब कानून का कौन-सी संस्थाएँ हैं जो कानून का निर्माण करती है और लागू करती है, तो निम्न संस्थाओं को अनुच्छेद 152 के तहत राज्य माना जा सकता है। अब दोस्तों जैसे देश को जो पॉलिटी के अंतर्गत है, देश को राज्य माना जाता है, देश को राज्य बोला जाता है। पॉलिटी में अपन तो देश को देश बोलते हैं, लेकिन पॉलिटी में देश को राज्य बोलते हैं। तो निम्न संस्थाओं को अनुच्छेद 152 के तहत राज्य माना जाता है। अब राज्य की परिभाषा हमने देखी, राज्य की परिभाषा क्या है? जो कानून का निर्माण करे, जो कानून का
निर्माण करे, ठीक है? और उसे लागू करे। अब कौन-कौन से देश में सबसे पहले बात करते हैं, देश में तो संसद कानून का निर्माण करती है। कानून का निर्माण कौन करती है देश में? संसद कानून का निर्माण करती है और लागू कौन करती है? संघ सरकार, ठीक है? इसके बाद हम इसके नीचे बात करें, राज्य सरकार की बात करें, तो राज्य सरकार में कानून कौन बनाती है? विधानमंडल बनाती है और लागू कौन करती है? राज्य सरकार की बात करते हैं। इसके बाद हम इसके नीचे बात करते हैं, तो राज्य से नीचे स्थानीय सरकार होती है। स्थानीय सरकार जैसे ग्राम पंचायत से लेके नगर निगम तक। तो ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत होती है, शहरों में नगर निगम होती है। तो इस तरह से वो भी क्या करती है? कानून का निर्माण करती है और वो भी राज्य के अंतर्गत आती है। अब अनुच्छेद 152 के अंतर्गत राज्य में कौन-कौन सी संस्थाएँ आती है? पहला तो है संसद और संघ सरकार, इसके बाद दूसरा है विधानमंडल और राज्य सरकार, तीसरा है स्थानीय सरकार और ग्राम पंचायत से नगर निगम तक। इसके बाद नोट, अन्य संस्थाओं को भी अनुच्छेद 152 के तहत राज्य माना जा सकता है। अब अन्य संस्थाएँ कौन-कौन सी है 152 के तहत जिन्हें राज्य माना जा सकता है? तो वो भी देखते हैं हम। अन्य संस्थाएँ अन्य संस्थाओं को भी क्या माना जाता है? राज्य माना जाता है। तो पहला है वे सभी संस्थाएँ जिनमें सरकार की 1% भी हिस्सेदारी या फिर योगदान। सरकार की 1% भी हिस्सेदारी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कोई भी संस्था है, उसके अंतर्गत यदि सरकार की 1% भी हिस्सेदारी है, तो वो किसके अंतर्गत आएगी? राज्य के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद के तहत? 152 के तहत। जैसे कि एलआईसी, एलआईसी क्या है? एलआईसी एलआईसी के अंतर्गत लोग तो प्राइवेट काम करते हैं, लेकिन इसका सरकार का इसमें हिस्सेदारी है। 1% भी, अगर 1% भी हिस्सेदारी है ना, तो वो राज्य के अंतर्गत आएगी, वो सरकार की होगी। बीएसएनएल है, बीएसएनएल भी राज्य के अंतर्गत आएगी। एनजीओ है, राज्य विश्वविद्यालय है, पेट्रोल निगम है, खाद्य निगम है, वित्त निगम है, वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें राज्य के अंतर्गत आएगी। ठीक है? आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। वे संस्थाएँ जो संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित हो और संवैधानिक संस्थाओं, मतलब कि संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाई गई हो और संवैधानिक संस्थाओं, जैसे कि कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं, हम देखते हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी है, राज्य लोक सेवा आयोग, आरपीएससी है, निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है। तो ये सारी संस्थाएँ, ये किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 152 के तहत ये राज्य के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, हमने ये सारी चीज़ें, सामान्य जानकारी हमने पढ़ ली है इस वीडियो के अंतर्गत। हमने इसमें ज़्यादा अनुच्छेद पढ़े नहीं है। इसमें हमने अभी एक ही अनुच्छेद पढ़ा है, अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं इसका जो हमने पढ़ा है। राज्य सरकार भाग 6 के अंतर्गत आती है और अनुच्छेद 152 से 237 रहती है। इसके बाद सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करना, न्यायपालिका का कार्य कानून की व्याख्या करना। विधायिका का उदाहरण है विधानमंडल, कार्यपालिका का उदाहरण है राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। न्यायपालिका का उदाहरण है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। विधायिका अनुच्छेद 168 से 212, कार्यपालिका के अनुच्छेद 152 से 167, न्यायपालिका के अनुच्छेद 214 से लेके 231। इसके बाद अनुच्छेद 213 की हमने बात कर ली थी, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसको हम आगे और विस्तार से भी अध्ययन कर लेंगे। अनुच्छेद 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है, तहसील कोर्ट, जिला न्यायालय, इनका उल्लेख 233 से 236 के बीच में है। इसके बाद अनुच्छेद 232 हटा दिया गया है। राज्य सरकार की कार्यपालिका हम स्टार्ट कर चुके हैं, 152 से 167 तक हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राज्यपाल पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम एक अनुच्छेद 152 की चर्चा कर रहे हैं। इस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य क्या है? जो संस्था कानून का निर्माण करती हो, इसके साथ इसे लागू करती हो। निम्न संस्थाओं को अनुच्छेद 152 के तहत राज्य माना जा सकता है। किन-किन संस्थाओं को राज्य माना जा सकता है दोस्तों? संसद और संघ सरकार, विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायत से नगर निगम तक। अन्य संस्थाओं को भी अनुच्छेद 152 के तहत राज्य माना जा सकता है। वो अन्य संस्थाएँ कौन-कौन सी हैं? वे सभी संस्थाएँ जिनमें सरकार की 1% की हिस्सेदारी या योगदान हो, जैसे एलआईसी है, बीएसएनएल है, एनजीओ है, राज्य विश्वविद्यालय है, पेट्रोल निगम, खाद्य निगम, वित्त निगम। और दूसरा पॉइंट है वे संस्थाएँ जो संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित हो या संवैधानिक संस्था हो, तो वो भी किसमें आती है? राज्य के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 152 के अंतर्गत। जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग। इसके बाद दोस्तों हम अगले वीडियो में राज्यपाल स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि कम समय में अधिक जानकारी और अच्छे से नोट्स बना सकते हो। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है ग्रेड थर्ड का,
तो आराम से पढ़ सकते हो। और ग्रेड सेकंड के लिए भी ये जो राज्य स्टेट पॉलिटी है, वो आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हो। हम 0 से लेके विस्तार तक पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।